मैं प्रोफेसर साहब आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं, हरदम जो एक विरोधाभास रहा है, वो एक तरफ कहा जाता है कि गांधी और एक तरफ कहा जाता है आरएसएस की विचारधारा। अब प्रोफेसर साहब एक 4-5 दिन की बड़ी यात्रा करके साबरमती आश्रम और गांधी जी की जयंती के अवसर पर कई जगह व्याख्यान देके अहमदाबाद और गुजरात से लौटे हैं। तो पहला चीज आपसे ये कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है या हृदय परिवर्तन आरएसएस का हो रहा है? धन्यवाद धन्यवाद वर्धन भाई साहब। पहली बात तो ये है कि आरएसएस की स्थापना 1925 यानी विजयादशमी के दिन हुआ था और लगभग आरएसएस के 97 साल से अधिक समय हो गए हैं। तो इसके पूर्व तो हृदय परिवर्तन कभी देखा नहीं गया और 48 में जो गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद भी जो कुछ हुआ, तो मैं ये बहुत साफ शब्दों में मानता हूं कि हृदय परिवर्तन से इसका कोई संबंध नहीं है। यह एक राजनीतिक दांव पेच और जो राजनीतिक लाभ के लिए किया गया प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस जो उनकी मातृ संस्था है। तो वैसी स्थिति में मैं इस प्रकार के किसी परिवर्तन की बात नहीं सोच सकता। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ हुआ है राहुल गांधी के द्वारा, तो कहीं न कहीं नफरत की राजनीति के खिलाफ जो सांप्रदायिक हिंसा या सांप्रदायिक मतभेद पैदा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है, उसके खिलाफ भारत को एकत्रित करने की, एकताबद्ध करने की कोशिश वो मानते हैं। और इसलिए अगर कोई भी प्रयास या कोई भी इस प्रकार का स्ट्रैटेजिक या रणनीतिक परिवर्तन आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी करती है, तो निसंदेह वो उसके असर के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी या कांग्रेस को कितना लाभ हो जाएगा, चुनावी दृष्टि से मैं कह रहा हूं, लेकिन निसंदेह अब तक जो यात्रा केरल से होते हुए तमिलनाडु, केरल और फिर जो कर्नाटका पहुंची है, तो निसंदेह जो जन सैलाब है, भारी संख्या में लोग इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं, तो उसका असर, इसका साफ अर्थ है कि लोगों का यात्रा से जुड़ना और उसमें शामिल होना कहीं न कहीं एक घबराहट पैदा कर रही है संघ में और भारतीय जनता पार्टी या जो शासक दल है, तो उसमें घबराहट तो पैदा कर रही है। तो इसका अर्थ है कि जो कुछ भी यह परिवर्तन आपने अभी बताया भी और लोग देख भी रहे हैं, मोहन भागवत अगर इमाम साहब से मिलने चले जाएं, अगर मदरसा चले जाएं या अमित शाह के विषय में जो कुछ आपने कहा, तो इस प्रकार की जो भी बातें हो रही हैं उसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर ये भी है कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में प्रारंभ से ही जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और संघ के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा या आईटी सेल के द्वारा दुष्प्रचार किया जाता रहा है, ध्यान को भटकाने की कोशिश हो रही है, तो वो भी निसंदेह घबराहट ही पैदा करती है। क्योंकि एक बात तो तय है कि जिसका असर आप पर नहीं होगा, आप उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी की यात्रा का भारतीय जनता पार्टी या संघ पर कोई असर नहीं है, तो उसमें चर्चा की भी आवश्यकता नहीं है। जो आपका ध्यान केंद्रित नहीं करता, खींचता नहीं, आप उसकी चर्चा नहीं करते। और वो भी खींचता है जब निसंदेह जो है लगता है कि कहीं न कहीं इसका असर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ध्यान तो तभी खींच जाता है ना। तो इस समय जहां तक सवाल है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उसमें किसी पॉजिटिव कारण से ध्यान नहीं खींच रहा है। वो ध्यान तो इस प्रकार से आकृष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं एक घबराहट पैदा हो रही है। कर्नाटका में भी आप जानते हैं चुनाव है, तो वहां भी घबराहट, राजस्थान में चुनाव है, तो लेकिन अभी कर्नाटका में जिस प्रकार का जन सैलाब राहुल गांधी की यात्रा में जुट रही है, अब तो सोनिया गांधी भी एक जो है प्रतीक के रूप में ही सही, लेकिन उन्होंने भी भारत यात्रा में अपने आप को शामिल किया है। तो मुझे लगता है कि ये
कहीं न कहीं घबराहट है, ये बेचैनी है और इस घबराहट के कारण चाहे कर्नाटका का चुनाव हो, चाहे आगे राजस्थान में चुनाव हो या 2024 में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, उसके संबंध में मैं कम से कम देखता हूँ। जी, मैं एसएसपी सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न आपके लिए रखा हुआ था। 11 तारीख को जो अभी कार्यक्रम बना है उसके हिसाब से अमित शाह साहब सिताब देरा जा रहे हैं जेपी के जो जन्मदिन है उसके लिए बात करने। आपको कभी कभी ये नहीं लगता है कि जैसे भगवंत मान जी अगर एक शराबबंदी के एक कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें जाके भाषण दें तो कुछ विरोधाभास नहीं? उसी तरह की अमित शाह साहब जेपी के उसमें गांव जा रहा है, आपको ये कैसे आप इसको ले रहे हैं? हाँ, ये सारी बातें उसी जो संदर्भ आपने पहले प्रारंभ किया था उसी संदर्भ में इसे भी देखिए। देखिए, एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी या संघ का कहीं न कहीं एक लगाव दिखाने की जो कोशिश होती है, सम्मान देने की जो बात होती है, तो उन नायकों को ढूंढा जाता है जिन नायकों ने कभी नेहरू की आलोचना की है, नेहरू की नीतियों की आलोचना की है या नेहरू के विभिन्न प्रकार के सरकारी जो लगातार नीतियां बनी उनकी आलोचना की है। तो कई बार आप देखेंगे कि उनको उनके बरक्स जो है दिखाया जाता है। तो अब जयप्रकाश नारायण का जहां तक संबंध है कि इमरजेंसी और उसके पूर्व जो जेपी आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उस आंदोलन में कहीं कहीं कांग्रेस के खिलाफ ही तो वो आंदोलन हुआ। लोकतंत्र बचाने की बात हुई, कांग्रेस के द्वारा ही तो लोकतंत्र को खतरा हुआ था। तो जयप्रकाश के प्रति या लोकनायक के प्रति ये जो प्रेम है वो उसी संदर्भ में है कि कहीं न कहीं कांग्रेस और नेहरू या इंदिरा गांधी या तमाम उन लोगों के खिलाफ ये कहना कि कहीं न कहीं देखिए साहब, जेपी ने भी कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन किया था, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, जेपी को गिरफ्तार किया था। हम तो जेपी के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मामला वहीं पे है। इसलिए इस बात को भी समझना जरूरी है। आपने देखिए जिन नायकों को वो ढूंढते हैं, पटेल, आखिरकार पटेल के प्रति उनका प्रेम किस बात के लिए है? पटेल कांग्रेसी थे, शुद्ध कांग्रेसी थे, लगातार कांग्रेस को संगठित करने में उनका बहुत महान योगदान रहा। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि नेहरू के बरक्स जो है पटेल को खड़ा किया जाए और ये कोशिश की जाए कि पटेल तो हमारे हैं, देश के एकीकरण में उनका बहुत योगदान था, कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ होता। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश हुई है और यही कारण है, ये जानते हुए भी कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद पटेल गृह मंत्री के रूप में उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, लगभग 6 महीने प्रतिबंध है। तो आखिर पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस को कई बार, क्या सुभाष चंद्र बोस के आईएनए को उन्होंने कभी समर्थन दिया था? क्या संघ से पूछिए, हिंदू महासभा से पूछिए, नहीं, बल्कि विरोध था। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सुभाष वहां गांधी बनाम सुभाष जो है, तो आप देखेंगे कि ऐसे यहां तक कि भगत सिंह के प्रति इनका जो प्रेम है वो पूछ लीजिए उनसे कि क्या भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलन को, तब तक तो कम से कम संघ की स्थापना हो चुकी थी, उसके पहले हिंदू महासभा की स्थापना हुई, तो क्या भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलन को या तमाम जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन उनको समर्थन दिया था? क्या तो नहीं दिया। लेकिन ये बात आज भी मैं जब आ रहा था तो जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था वो बातों बातों में वो कुछ पूछ बैठा और उस संदर्भ में जब मैंने बात की कि मैं या इस प्रकार से साबरमती आश्रम से आ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि ओहो, गांधी जी की तो बात नहीं कीजिए, अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। तो ये तमाम बातें देखिए, भगत सिंह के प्रति प्रेम नहीं है, उनके क्रांतिकारी विचारों के प्रति प्रेम नहीं है, समाज को बदलने के समाजवादी विचारों के प्रति प्रेम नहीं है। लेकिन चूंकि इस बात को कहने से गांधी नाम हो सकते हैं, गांधी को लोगों की नजरों में गिराया जा सकता है, और जैसा कि शिवाजी भाई साहब भी कह रहे थे कि भ्रम फैलाना ये इनकी ताकत है, ये भ्रम फैलाते हैं क्योंकि भ्रम फैला करके झूठ को ये जनता तक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जयप्रकाश के आंदोलन में उनकी तो जो भी भागीदारी थी अपनी जगह है ही, लेकिन अभी जो प्रेम है उस प्रेम को दिखाने के पीछे यही कारण है कि इंदिरा या उसके पूर्व नेहरू, तो जेपी, लोहिया, ये तमाम लोग उनकी नीतियों के आलोचक भी रहे हैं, यद्यपि साथ भी काम किया उन्होंने आजादी के पूर्व। लेकिन 1948 में वो बाहर निकले, समाजवादी पार्टी की अलग से स्थापना हुई और तमाम उनकी नीतियों की आलोचना की उन्होंने। तो अभी जो जयप्रकाश जी के समर्थक या फॉलोअर्स हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कि ये देखिए जेपी का तो हम बहुत सम्मान करते हैं और इसलिए
शताब्दी एरा जाने की योजना है। तो मुझे लगता है ये सारी योजना के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस बनाम जो है, या नेहरू बनाम, या इंदिरा, या आज राहुल गांधी हैं, तो उसके बनाम जो है चीजों को एक पक्ष, मजबूत पक्ष के रूप में दिखाना और उसके प्रति लगाव दिखाने की कोशिश। लेकिन संघ की अपनी जो समझ है, सोच है, भारतीय समाज के विषय में सोच है, वो निसंदेह भारत को खंडित करने वाली संस्कृति की समझ है। और इसलिए जो भी ये कोशिश वो करेंगे, ये सारी कोशिशें दिखावा, भ्रम फैलाने के लिए और जनता के बीच में कहीं न कहीं उन्हें किसी प्रकार से भ्रमित करके लाभ लेने की कोशिश है, अन्यथा कुछ भी नहीं। मैं एक बात आनंद भाई वर्धन साहब कहना चाहूंगा, जो बात आपने यहाँ उठाई थी, एक तो ये कि नारी के सशक्तिकरण के विषय में जो मोहन भागवत ने अभी विजयादशमी के दिन और संतोष यादव को बुलाया और सारा, देखिए उसमें भी आप सोचिए, मातृत्व की बात, बहन की भूमिका, ये सारी बातें हैं। तो कहीं न कहीं जो परंपरागत स्त्री के विषय में जो रूढ़ दृष्टिकोण है, उसको भी सामने लाने की निरंतर कोशिश हुई। और आप याद कीजिए कि पहले भी उन्होंने कहा था कि स्त्रियों का स्थान तो घर में है, किचन में है, मां बनने में ही उनकी श्रेष्ठता है। यह निर्णय तो सशक्तिकरण का पहला आधार होता है किसी भी समूह या लिंग का, कि वो निर्णय करने का स्वयं अधिकारी है। यदि स्त्री स्वयं अधिकारी हो, उसे मां बनना है, नहीं बनना है, वो क्या भूमिका निभाएगी, अगर उसे ये निर्णय का अधिकार नहीं है, संस्कृति थोपे, धर्म थोपे, राज्य थोपे, कोई भी थोपे, तो यह नारी सशक्तिकरण नहीं, बल्कि नारी को कहीं न कहीं उस सशक्तिकरण के राह से दूर ले जाकर के एक खास प्रकार की भूमिका में रखने की कोशिश है, जो उसकी स्वतंत्रता के विरोधी है। मैं ये कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जी जी। प्रोफेसर शशि जी, आपसे अंतिम, क्योंकि समय खत्म हो गया है, बहुत संक्षेप में, एक आपको जो अभी तक पास्ट रिकॉर्ड रहा है, जैसे ईडी, सीबीआई, इसको भेजो, उसको पकड़ो, इसको वो करो, आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, ये सब वो स्टेट है जहां पे बीजेपी असहज है इनसे, क्या यात्रा रोकने की कोशिश भी आपको लगता है कहीं की जा सकती है, प्रोफेसर शशि? देखिए ऐसा है, यात्रा को प्रत्यक्ष रूप से रोकने की कोशिश ये नहीं करेंगे, क्योंकि इससे सीधे सीधे उनकी बदनामी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वो लगातार जो कोशिश वो करते हैं, चाहे कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, ये कोशिशें तो वो करते रहेंगे, विपक्षी नेताओं को या तमाम उन लोगों को परेशान करने की कोशिश वो जारी रहेगी उनकी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यात्रा को रोकने की मुझे लगता है बिल्कुल वो हिमाकत नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे ही घबराहट है वहां। अगर प्रत्यक्ष रूप से रोकेंगे तो कहीं ना कहीं वो जनता में एक दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, और उस प्रतिक्रिया को वो सहने के लिए तैयार नहीं है, या उसको किसी भी प्रकार से देखने के लिए वो तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई कोशिश उनकी